नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आर्यन इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त नरेंद्र यादव उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नई इतिहास की श्रृंखला को लेकर। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, एचपीएससी द्वारा पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है वो निकाल दी गई हैं और एचपीएससी पीजीटी के जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो भी जारी कर दिए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके अभी फॉर्म भरे जा ही रहे हैं, तो उसका भी आने वाले 2-3 महीनों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आर्यन इंस्टीट्यूट आप सबकी मांग को ध्यान में रखते हुए आपके लिए, जहां अब तक पीजीटी और अन्य एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आ रहा था, वहीं इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर में जो हमारे पास एक टाइम बचा हुआ है, उस टाइम के अंदर आपको हम क्लासेस के माध्यम से और असिस्टेंट प्रोफेसर की इतिहास की पूरी क्लासेस जो आपके एग्जाम के लिए लाभकारी हैं, उपयोगी हैं और आप उनको पढ़ के सीख के इन क्लासेस को देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। इस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर का ये नया ऑनलाइन बैच हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आर्यन इंस्टीट्यूट अपने रिजल्ट्स को लेकर और हमेशा चर्चा में रहता है। लास्ट टाइम एचपीएससी द्वारा आयोजित जितनी भी पीजीटी की वैकेंसीज थी, उन सब में आर्यन इंस्टीट्यूट जो है उसके जो एस्पिरेंट्स हैं, उसके विद्यार्थी हैं या आर्यन इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उन सब ने अच्छी रैंक्स प्राप्त करके लेक्चरर बनने का गौरव प्राप्त किया और हम सबको गौरवान्वित किया, गर्वित महसूस करवाया। आर्यन इंस्टीट्यूट एक बार फिर से उन्हीं दिशा कदम में चलता हुआ, उसी तरफ चलता हुआ, उसी दिशा में चलता हुआ एक बार फिर से आप सबको लेक्चरर बनाने की इस यात्रा में अपना ये नया कोर्स लेके आ रहा है। तो साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी लेक्चरर आप हिस्ट्री के अंदर बनना चाहते हैं तो आप ये मेरा कोर्स लेना या मेरी ये वीडियो देखना ना भूलें। आज से हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एचपीएससी पीजीटी के लिए, पीजीटी लेक्चरर के लिए, दोनों के लिए बहुत ही लाभान्वित होने वाली ये श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। और हम हिस्ट्री को वहाँ तक पढ़ेंगे, अगर आप हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं तो भी, और बहुत ज़्यादा भी जानते हो तो भी, दोनों ही लोगों के लिए या दोनों प्रकार के जो ये लोग हैं या एस्पिरेंट हैं, विद्यार्थी, उन सब के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। एचपीएससी की क्या क्या डिमांड्स रहती हैं, किस प्रकार के एचपीएससी क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो सब्जेक्टिव में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे वो आपके इंटरव्यू सेशन तक जाने की बातें हो, उन सारे आयाम्स को सबको हम टच करते हुए यहाँ से निकलेंगे। और बिल्कुल बेसिक जीरो से लेकर, अगर आपने आज तक हिस्ट्री में इंटरेस्ट ना रहा हो, आपने मास्टर डिग्री कर ली हो, या फिर आप वैसे भी लेक्चरर ना बनना चाह रहे हो, प्रोफेसर ना बनना चाह रहे हो, हमारा कोई रैंडम, हमारा जो व्यूवर्स है या ऑडियंस अगर वो भी देखना चाहता है तो वो भी अपना इतिहास में ज्ञानवर्धन कर सकता है। तो साथियों, हम, अगर आप हिस्ट्री में जीरो हो तो हीरो बनाने तक की आपकी यात्रा को तय करवाने का प्रयास करेंगे और हिस्ट्री को एक नए तरीके से, बिल्कुल किस्से कहानियों के माध्यम से, एक रोमांचक तरीके से और हिस्ट्री को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आप 3 घंटे की फिल्म को देखते हैं, उसी प्रकार से आप हमारी क्लासेस को एंजॉय करेंगे। और मेरा आपसे इस प्रकार से वादा है, या आप मेरे ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं कि एक बार अगर आप हमारी क्लासेस देख लेंगे तो फिर पूरे मार्केट में आप कहीं घुमाना, आपको दूसरी क्लास में मन नहीं लगेगा, दोबारा घूम फिर के हमारी क्लासेस के पास ही आ जाएंगे। तो साथियों, आज की हम अपनी इस यात्रा को या इतिहास को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपसे इस प्रकार का भरोसा दिला सकता हूं कि एक बार आप हमारी ये क्लासेस देख लेंगे, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, तो उनसे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, आप पीछे रिजल्ट देख ही सकते हैं। एचपीएससी द्वारा हमारे जो पिछली बार आए हैं, रश्मि यादव मैथमेटिक्स में रैंक 1 है, हिस्ट्री में अन्नू है, विक्रम है, इस प्रकार से तमाम हमारे सब्जेक्टिव और मेंस इंटरव्यू पास करके ये हमारे लेक्चरर्स बने हैं आर्यन इंस्टीट्यूट से। तो नेक्स्ट आप हो सकते हैं इनके अंदर। तो आप हमारी इस क्लासेज को, टेस्ट सीरीज को, मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। तो अब बहुत अधिक आपका समय न व्यतीत करते हुए या व्यर्थ न करते हुए हम अपने मूल उद्देश्य की तरफ पहुंचते हैं और अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री कौन सा पेन ठीक है? क्या विजिबल हैं आप? विजिबल हैं? हिस्ट्री, इतिहास देख पाना क्या विजिबल हैं? अगर विजिबल नहीं है तो मैं पेन चेंज कर लूंगा, पेन चेंज कर लेते हैं।
ये विजिबल रहेगा। और हिस्ट्री, सबसे पहले हम जानेंगे कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री का हमारा दैनिक जीवन में या हमारा हिस्ट्री पढ़ने से क्या फायदा है, ये हम पढ़ने जाएंगे। अच्छा साथियों, एक और मैं आपसे ये बात बता देना चाहता हूं कि आपकी ये इतिहास की जो क्लासेज हैं, ये केवल असिस्टेंट प्रोफेसर या एचपीएससी पीजीटी तक ही सीमित नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी मुख्य परीक्षा दे रहे हो, कोई पीसीएस दे रहे हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर हिस्ट्री का वेटेज है, उन सब परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और वैसे भी आप अपना ज्ञानवर्धन करना चाह रहे हैं तो भी आप हमारी इस क्लास से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री को हमारे पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया, क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री को हम। ठीक है, तो शायद आप गैस कर भी पा रहे हो, और या फिर मैं आपका जवाब, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, वैसे तो ये रिकॉर्डेड क्लास आप ऑनलाइन नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने मन में इस प्रकार से दिमाग में सोच ही रहे होंगे कि हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, है ना। और तरह तरह के आप अपने जवाब सोच सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं अगर वो मेरे से मैच खा रहा हो तो फिर आप अपने आप को शाबाशी भी दे सकते हैं। ठीक है, देखो हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हम अपना पीछे का इतिहास जान सके। हमारे राजा महाराजा, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ लीजिए, जैसे मान लीजिए अशोक है, अकबर है, इनको हम इतिहास के अंदर याद करते हैं कि अकबर महान हुआ, अशोक महान हुआ। किसी राजा को हम बड़े ही अपमानजनक तरीके से याद करते हैं, किसी को पढ़ा लिखा बेवकूफ मूर्ख बादशाह कहते हैं जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को, किसी को बहुत ही महान कहते हैं, किसी ने बहुत बड़े साम्राज्य पे शासन किया, किसी ने पूरे के पूरे साम्राज्य को ढहा के और पतन की तरफ लेके आ गया और छोटे से क्षेत्र में समेट के खत्म कर दिया, या पूरे भारत को छोटे छोटे भाग में बांटने पे मजबूर कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इतिहास में कोई शासक बहुत ही अपने आप को महान कहलाता है, या कोई शासक है वो बहुत ही छोटे क्रम में इस प्रकार से सिमट जाता है। तो किस प्रकार से किन चीजों का या किन फिलोसफीज का, किन नियमों का, किन बातों को ध्यान में रखते हुए अशोक महान बनता है, और किस प्रकार के उत्तराधिकारी हैं वो कौन से इस प्रकार से रस्तों पे चलते हैं जहां पे जाके उसका पूरा का पूरा साम्राज्य टूट जाता है, और वो जहां पर अशोक महान ने इतने बड़े साम्राज्य में राज किया और उसके अब बजाने वाले उत्तराधिकारी हैं बाद में आने वाले, उन्होंने उसको बिल्कुल छोटे छोटे भाग में तोड़ के समाप्त कर दिया और मौर्य वंश का पतन ही हो गया। वैसे ही हम अकबर को देखते हैं कि किस प्रकार से अकबर है, उसने पूरी हिंदू और मुस्लिम जनता को दोनों को साधते हुए, सभी धर्मों को साधते हुए, किन फिलोसफीज का, किस दर्शन का या किन नीतियों का इस प्रकार से प्रयोग किया जिससे वो काबुल कंधार से लेकर दक्षिण के अंदर अहमदनगर गोलकुंडा तक वो शासन कर पाया, किस प्रकार उड़ीसा तक शासन कर पाया। तो इस प्रकार से किस प्रकार से कोई शासक महान रह पाया, किस प्रकार से कोई शासन है और आज उनकी क्या रेवलेंसी है, इन सब चीजों को जानने को लेकर हम इतिहास पढ़ते हैं। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हो, करंट एग्जाम्पल देख सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए आप महात्मा गांधी को ही ले लीजिए कि महात्मा गांधी ने ऐसे कौन से फिलोसफीज को प्रयोग किया, महात्मा गांधी ने ऐसे कौन से नियम का, कौन सी नीतियों का, कौन सी पॉलिसीज का प्रयोग किया जिनके माध्यम से उन्होंने भारत की आजादी के अंदर एक इस प्रकार से रास्ता या मार्ग प्रशस्त किया, और उन फिलोसफीज को हम किस प्रकार से अब अडॉप्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, मान लीजिए आप सबने सुना ही होगा गांधी जी का एक मेन पॉलिसी थी या दर्शन था, बाइकॉट, बाइकॉट, बहिष्कार। गांधी जी ने, आपको पता ही है कि स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर जब गांधीज्म फेज आता है, गांधी युग आता है, उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के सामने जब मूवमेंट्स कर रहे थे, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या कोई भी मूवमेंट हो, तो गांधी जी ने बाइकॉट को अपना हथियार बनाया था, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अंग्रेजों के साथ अगर गोली या गाली का सहारा लिया तो अंग्रेज तुरंत कुचल देंगे। उसकी बजाय उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट अंग्रेजों की इकोनॉमिकली रूप से उनकी कमर तोड़ने का काम किया, इकोनॉमिकली रूप से उनकी कमर तोड़ी। भारत के अंदर उनकी जितना भी, जो भारत उनकी मार्केट बनी हुई थी, सारे उनका जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो सारा कपड़ा और सारी जो ब्रिटेन से बनी हुई, मैनचेस्टर से कपड़े, शराब जो आ रही थी, वो भारतीय मार्केट खरीद रहा था और इकोनॉमिकल रूप से वो मजबूत हो रहे थे। गांधी जी ने उन सब चीजों का बाइकआउट कर दिया और अंग्रेजों के ऊपर या अंग्रेजों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी। अंग्रेज तिलमिला गए और एक ना एक दिन धीरे 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 अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हो गए। तो ये थी गांधी जी की फिलोसफी। अब हम इस इतिहास के दर्शन को अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें कि ये यहाँ पर किस प्रकार रेवलेंट हो सकती है, तो आप जानते हैं कि कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि चाइना किस प्रकार से हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। तो उस समय भी हमारे जो
पंत प्रधान है या प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने चाइनीज जितनी भी ऐप्स हैं, क्योंकि अगर वो कोरोना जैसे कठिन टाइम के अंदर जब इस प्रकार की बातें कर रहा था, अगर हमला करता या और कुछ करता, युद्ध जैसी स्थितियां पैदा होती तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री ने गांधी जी के दर्शन को अडॉप्ट करते हुए और उसको याद किया। आप जैसे उसके पास बैठे हुए पीएमओ में लोग जो इतिहास पढ़ के गए थे, उन्होंने उनको बताया होगा कि किस प्रकार से गांधी जी ने जब किसी विदेशी शक्ति या विदेशी ताकत अंग्रेजों से या और किसी से बचने के लिए या उनकी कमर तोड़ने के लिए उनकी आर्थिक कमर तोड़ी, ऐसे ही यहाँ पर भी उन्होंने जिस प्रकार गांधी जी ने वहां पर लोकल फॉर वोकल या स्वदेशी का नारा दिया, इसी प्रकार नरेंद्र मोदी ने भी लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत का नारा देते हुए चीन की कमर तोड़ने का या आर्थिक रूप से उनको परेशान करने का काम किया और उनकी चाइनीज ऐप्स को बैन किया। आप जानते ही हैं टिकटॉक पबजी जैसी 200 ऐप्स को बैन करके और उनको इकोनॉमिकल रूप से तोड़ने का काम किया। तो आप समझ ही रहे होंगे इतिहास की रेवलेंसी की किस प्रकार से इतिहास रेवलेंट है। इस प्रकार से इतिहास रेवलेंट है कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी के दर्शन है वो वर्तमान में किस प्रकार से, और यहाँ पर उसको नरेंद्र मोदी ने अपना के और चीन की कमर तोड़ने का प्रयास किया। उसी तरह से आप जानते हैं कि किस प्रकार से अकबर है वो एक मुस्लिम शासक होते हुए इतनी बड़ी हिंदू डोमिनेंट कंट्री के अंदर किस प्रकार से लंबे समय तक एक पॉपुलर शासक रह पाया। तो उसकी मेन नीति उसकी सेकुलरिज्म थी कि राज्य में राजनीति और धर्म को अकबर ने कभी भी ओवरलैप नहीं होने दिया, कभी भी धर्म और राजनीति को ओवरलैप नहीं करने दिया। जबकि इसके बदले में औरंगजेब ने इसको ओवरलैप किया। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस प्रकार सारा का सारा मुगल साम्राज्य छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। तो ये आप देख ही रहेंगे। और औरंगजेब के अनेक दुश्मन तैयार हो गए थे, शिवाजी, जाट, मराठे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अकबर की उसी सेकुलरिज्म की अपन निरपेक्ष की नीति को भी आज हमारे संविधान में अडॉप्ट करके और हमारे भारत को सेकुलरिज्म के दम पे इतना बड़ा जो भारत है वो इस प्रकार से सेकुलरिज्म की बुनियाद पे चल रहा है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की नीतियां भी किस प्रकार से उनकी फ्री में जो उन्होंने अस्पताल बनवाए थे और उस प्रकार से रोजगार कार्यालय खुलवाए, आप सबको याद ही है ना, खैराती हॉस्पिटल बनवाए थे और दारुल ए सफा के नाम से उन्होंने अस्पताल खुलवाया। तो इस प्रकार से महिलाओं को या बुजुर्ग विकलांग जो है उनके लिए शादियों के लिए या उनके लिए इस प्रकार से पैसा देने का काम किया, रोजगार कार्यालय खुलवाए। तो वो सारी की सारी चीजें रेवलेंट आज के हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो रही हैं। तो जहां तक मैं इतिहास के संदर्भ में इतिहास को आप समझा पा रहा हूं, शायद आप ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताइए इतिहास के बारे में ये सब बातें क्लियर हो रही हैं कि किन किन चीजों को जो हमारा, अगर हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो किस प्रकार से पता चलेगा इन बातों का। तो इतिहास क्यों पढ़ते वो बातें शायद आप समझ पा रहे होंगे या वो बातें आपके क्लियर हो रही हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए हिस्ट्री इज द पेरेंट सब्जेक्ट ऑफ, सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। इतिहास मानविकी का मातृ पितृ विषय है। देखिए मैंने एक लाइन लिखी है, हिस्ट्री इज द पेरेंट सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी, यानी इतिहास मानविकी का मातृ पितृ विषय है। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पर दो बातें आपके लिए नई निकल के आई हैं, एक मानविकी और दूसरा इतिहास, एक मानविकी और दूसरा ह्यूमैनिटीज। देखिए ह्यूमैनिटी और पेरेंट दो शब्द निकल के आए हैं और हम कह रहे हैं इतिहास मानविकी का मातृ पितृ विषय। तो मानविकी क्या होता है अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो मानविकी, मानविकी अगर हम विषय के स्तर के ऊपर बात करें तो जितने भी सोशल साइंस के विषय होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? मानविकी के विषय। लेकिन अगर हम उनकी फिलोसफी में जाएंगे, स्पिरिचुअल लेवल पे जाएंगे तो जाकर थोड़ा सा अंतर मिलेगा।
लेकिन टेक्निकल सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सोशल स्टडीज के सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उन सबको हम मानविकी के विषय बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैंने बोली है कि पेरेंट सब्जेक्ट है ना, मातृ-पितृ विषय है ना, तो पेरेंट सब्जेक्ट से मैंने मातृ-पितृ, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जेंडर बाइस्ड नहीं हुआ, मातृ-पितृ दोनों लिखे है ना। आप इतिहास को मातृ ह्यूमैनिटी का मातृ विषय भी बोल सकते हैं और पितृ विषय भी बोल सकते हैं ना, मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर ये निकल के आई कि मैंने क्यों लिखे हैं। देखिए, इतिहास को मानविकी का पेरेंट सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, मातृ पितृ विषय क्यों बोलते हैं। देखिए, आप देखेंगे ह्यूमैनिटीज के जो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, फिलोसफी हो, कल्चर हो, आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को उठाओगे, मान लीजिए आप पॉलिटी को उठाओगे, तो फिर आपको पॉलिटी का इतिहास देखना पड़ेगा, है ना, कि मौर्य काल में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था रही थी, वैदिक काल में किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था रही थी, हड़प्पन काल में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, सल्तनत और मुगल काल में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, अंग्रेजों के समय किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी। यानी आप किसी भी चीज को उठाओगे उसका इतिहास आपको जानना पड़ेगा। आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उठाओगे तो इकोनॉमिक्स का भी देखना पड़ेगा कि आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक्स हड़प्पन काल में कैसी थी, मौर्यन में, वैदिक में, पोस्ट मौर्यन, गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज, मुगल सल्तनत, जहां पर भी आप देखोगे आप इकोनॉमी का भी क्या देखना पड़ेगा आपको, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोसाइटी, कल्चर, यानी हर चीज का आपको क्या देखना पड़ रहा है, हिस्ट्री देखनी पड़ रही है। आप हर काल में कैसी सोसाइटी रही थी, कैसा इकोनॉमिक रही थी, कैसी पॉलिटी रही थी, कैसी राजनीतिक व्यवस्था, कैसा दर्शन रहा था, कैसी संस्कृति रही थी, है ना, महिलाओं की स्थिति क्या थी, समाज कैसा था। जब आप सब की सब चीजों का इतिहास आपको पढ़ना पड़ रहा है, सोसाइटी का भी, इकोनॉमिक्स का भी, पॉलिटी का भी, तो फिर क्या मैं हिस्ट्री को ह्यूमैनिटी का पेरेंट सब्जेक्ट नहीं कह सकता। अगर आप सहमत हैं तो बताइए जब हम सभी चीजों का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को ह्यूमैनिटी का पेरेंट सब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, उसके बाद इतिहास को विभाजन की बात आती है कि हम इतिहास को किस प्रकार से या कितने काल में विभाजन करके पढ़ते हैं। तो आप सबने पढ़ा ही होगा एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन काल का इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास, मेडिवल मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। अच्छा, अब एक और नया क्वेश्चन निकल के आता है कि हम इस प्रकार से इनको समय का या काल का विभाजन किस प्रकार से करते हैं। प्राचीन काल का इतिहास कब कह देंगे कि अब हम प्राचीन काल में हैं, मध्यकाल का इतिहास की बात करें तो मध्यकाल कब कह देंगे कि हम मध्यकाल में हैं, या आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। तो इस प्रकार से अब हमारे पास एक और नई बात निकल के आ गई कॉन्सेप्ट के बेस पे कि प्राचीन काल का इतिहास कौन सा होता है, आधुनिक काल का इतिहास कौन सा होता है और मध्यकालीन भारत का इतिहास कौन सा होता है ना। तो इनके बीच में हम अगर देखें, आप भी सोच पा रहे होंगे, कोई भी इस प्रकार से कोई शार्प लाइन निकल के नहीं आती, कोई भी शार्प लाइन निकल के नहीं आती कि हम कह दें कि 1 अक्टूबर 711 तक या 1 दिसंबर 31 जनवरी दिसंबर 711 तक हम कह दें कि आज तक प्राचीन काल का इतिहास था और अगले ही दिन 1 जनवरी को जब हम सुबह उठे तो हम मध्यकालीन भारत में आ गए। या इस प्रकार से 16 मई 1798 को जब हम सोए तो मध्यकालीन भारत में थे और सुबह उठे तो हम 17 मई 1498 में हम क्या आ गए, आधुनिक भारत में आ गए। तो इस प्रकार से काल विभाजन को लेकर हम कोई भी शार्प लाइन नहीं खींच सकते, शार्प लाइन नहीं खींच सकते। अगर काल विभाजन को देखना तो मुख्यतः हम 4 पिलरों के ऊपर बात करते हैं, 4 पिलरों के ऊपर बात करते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी। देखिए समझिए, समझने की विषय वस्तु है पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर और इकोनॉमी। अगर पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर और इकोनॉमिक इन 4 पिलर्स के ऊपर
निरंतरता के साथ जहां पर भी व्यापक परिवर्तन नजर आ जाए वहीं पर हम कह देंगे कि काल का परिवर्तन हो गया है। अगर राजनीतिक व्यवस्था अगर बदल गई है, सांस्कृतिक बदल गई है, सामाजिक व्यवस्था बदल गई है, समाज बदल गया है, आर्थिक व्यवस्था बदल गई है, रीति रिवाज बदल गए हैं और बड़े स्तर पर अगर नजर आने लग जाएं तो हम कह देते हैं कि काल परिवर्तन हो गया। यानी हम प्राचीन काल से मध्यकालीन में आ गए और मध्यकाल से हम अब आधुनिक भारत में आ गए। समझ रहे हो आप? जब भी इन चार पिलर्स के ऊपर आप निरंतरता के साथ और व्यापक बड़ा परिवर्तन नजर आने लग जाए तभी आप क्या कह देंगे कि हम कहां आ गए? नए भारत में, या फिर इस प्रकार से नए काल में आ गए, प्राचीन से मध्य और मध्य से आधुनिक भारत में। ठीक है, इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई शार्प लाइन या इस प्रकार से कोई हम एक क्लियर कट लाइन नहीं दे सकते कि इस डेट के बाद हम दूसरे काल के अंदर आ गए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे प्राचीन काल में अगर हम राजनीति की बात करें, पॉलिटी की, तो इसमें आप देखेंगे कि हिंदू रूलर्स थे, हिंदू शासक थे, हिंदू रूलर्स थे, हिंदू शासक थे। अच्छा, अगर हिंदू शासक की बात की जाए तो अगर हिंदू शासक थे तो शासक के अनुसार ही जब शासक अपना राजकाज की जो व्यवस्था चलाता है या उसका जो नियम कायदे कानून है वो सारे के सारे किस प्रकार से चलेंगे? जो हिंदू लिटरेचर्स हैं, जिस प्रकार से मनुस्मृति है, गीता है, वेद है, वो ही उसके क्या रहेंगे? पावर के सोर्स रहेंगे, उन्हीं से वो शक्ति प्राप्त करेगा। उत्तराधिकार का नियम है वो भी वहां से लेगा, और आश्रम के नियम है, सन्यास के नियम है, जितने भी नियम है, किसी को दंड देना है या और दूसरे शादी के नियम है, संस्कार हैं, वो सारी की सारी चीजें हिंदू शासक है वो कहां से प्राप्त करेगा? उन्हीं साहित्य से, उन्हीं जो इसके सोर्स ऑफ लिटरेचर हैं, चाहे मनुस्मृति हो, गीता हो, है ना, या फिर आपके वेद हो या और दूसरी पुस्तकें हैं, उनसे ही वो प्राप्त करेगा। लेकिन और अब जब शासक हिंदू है तो रीति रिवाज, त्योहार और सारी चीजें हैं वो भी धूमधाम से, प्रजा है, रहने सहने का तरीका है, वेशभूषा है, वो सारे के सारे हिंदू शासक के अनुसार चलेंगे। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही भारत के अंदर अरबों का आक्रमण होता है और भारत के अंदर धीरे 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 जिस प्रकार से मुसलमान शासक बनने लग जाते हैं ना, पॉलिटिकल रूप से जब बड़े क्षेत्र में मुसलमानों का शासक हो जाता है, अरबों का, तुर्कों का आक्रमण होता है, जैसे ही मुसलमानों का शासक शुरू हो जाता है तो शासक है जो वो मुस्लिम बन जाएंगे, और जैसे ही मुस्लिम शासक पॉलिटिकल रूप से चेंज होते हैं, हिंदू से मुसलमान आते हैं, और तो आपके कल्चरल और सोसाइटी के स्तर पर भी बड़े चेंज नजर आने लग जाएंगे। कल्चरल रूप से मुस्लिम शासक है वो कुरान, हदीस और इस प्रकार से जो इस्लामिक शरीयत कानून है वहां से उसके क्या है? सोर्स हैं, जो पावर है, शक्ति के सोर्स हैं, या वहां की जनता के इस प्रकार से जो कानून कायदे हैं या जो जनता चलेगी वो किस प्रकार चलेगी? प्रजा वो कुरान, हदीस, शरीयत के अनुसार चलेगी। रीति रिवाज, त्योहार, कपड़े वगैरह भी सारे के सारे अब जो हिंदू काल में या प्राचीन काल में दिवाली, होली, इस प्रकार जो त्योहार मेन फेज में थे, डोमिनेटिंग फेज में थे, अब उनकी जगह क्या आ जाएगा? ईद आ जाएगा, बकरा ईद, मोहर्रम, रमजान। तो इस प्रकार से आप जब देखेंगे कि जब बड़े स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, कल्चर, इस प्रकार से जो एक बड़ा परिवर्तन था, जो हिंदू से मुसलमानों के पास पॉलिटी आ गई है, यानी राजनीतिक व्यवस्था मुस्लिम शासकों के पास आ गई है, कल्चर है वो हिंदू कल्चर से मुस्लिम कल्चर आ गया है, त्योहार, रीति रिवाज मुसलमानों के अनुसार चल रहे हैं डोमिनेट फेज में, नियम कायदे कानून गीता मनुस्मृति से हटके कहां पर आ गए हैं? अब कुरान, हदीस, शरीयत के ऊपर आ गए हैं। तो आप क्या कह देंगे कि काल का क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। काल का क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया। यानी अब हिंदू से अब प्राचीन काल से हम कहां पर आ गए हैं? मध्यकालीन भारत में आ गए हैं। और जब भी आपको ये नजर आने लगे मध्यकालीन भारत से, जब उसके बाद आपको जब आने लगे कि एक समय ऐसा है कि आपको लगे कि अब हम जो भाषा वगैरह है, जो संस्कृत जो प्राचीन काल में थी, अब जो फारसी हो गई थी मुगल काल में, अब या फिर मध्यकालीन भारत में जब हमें लगे कि हम इंग्लिश भाषा बोलने लग गए हैं, कपड़े हैं वो सारे के सारे विदेशों से आए हुए कपड़े पहनने लग गए हैं, हमारे त्योहार वगैरह हैं वो इंग्लिश हो गए हैं, तो इस प्रकार से तो हम क्या कह देंगे? अब हम क्या हो गए हैं? आधुनिक हो गए हैं। जब ये परिवर्तन इस प्रकार से बड़े स्तर पर नजर आने लग जाए तो हम कहां पर आ गए हैं? मॉडर्न इंडिया में आ गए हैं। और आपको पता ही है कि भारत को मॉडर्न किसने बनाया है? यूरोपियंस ने बनाया है। जो यूरोपियंस भारत के अंदर आए थे उन्होंने भारत को क्या किया है? मॉडर्न बनाया है। वो ही भारत में इंग्लिश भाषा लेके आए हैं, वो ही भारत में उद्योग लेके आए हैं, वो ही भारत में इस प्रकार से जो वेस्टर्न कल्चर है उसको लेके आए हैं। और जिस जिस प्रकार से वेस्टर्न कल्चर जहां जहां वो जाते गए वहां वहां वेस्टर्न कल्चर को अडोप्ट किया, अपने साथ लेते गए, और धीरे 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 बड़े स्तर से क्या होने लग गया? पूरे भारत के अंदर वही कल्चर यहाँ पर हमने अडोप्ट कर लिया, और हम क्या कह सकते हैं
कि क्या हो गया है, अब हम मॉडर्न हो गए हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा पॉलिटिकल, सोसाइटी, कल्चर, रिचुअल्स, इनके स्तर पर जब व्यापकता के साथ, निरंतरता के साथ व्यापक परिवर्तन जहां भी हो जाता है, वहीं पर हम काल परिवर्तन का जिक्र कर देते हैं। हम कह देते हैं कि अब काल बदल गया है। ठीक है, चलिए तो आज की हम अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है, जो सिलेबस है, वो हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया से। कहां से स्टार्ट करेंगे? मॉडर्न इंडिया से। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। देखिए, सबसे पहली बात निकल के आती है कि आप सब बताइए कि जैसे कि मैं अब बता ही रहा था आपको कि मॉडर्न इंडिया कब से शुरू हो जाता है। मॉडर्न इंडिया कब से शुरू हो जाता है? तो मैंने बताया था कि हमें मॉडर्न किसने बनाया? यूरोपियंस ने। वही हमारे यहाँ पर सारी की सारी मॉडर्न चीज, या फिर जिन चीजों को, जो जो चीजें हमें, जो मॉडर्नाइजेशन के जो एलिमेंट्स हैं, वो सब कौन लेके आए हैं? अंग्रेज लेके आए हैं। तो अंग्रेज लेके आए हैं या यूरोपियंस लेके आए हैं? यूरोपियंस लेके आए हैं। तो जिस दिन से भारत के अंदर यूरोपियंस कदम रखते हैं, उसी दिन से हम क्या कह देते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का बीज भारत के अंदर पड़ गया है। तो मॉडर्न इंडिया को हम कहां से पढ़ेंगे? जिस दिन से यूरोपियंस भारत के अंदर कदम रखते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। एडवेंट ऑफ या अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी, या यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई यूरोपीय कंपनियां भारत के अंदर क्यों आ रही हैं? यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आ रही हैं? कोई गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल थोड़ी है कि भाई गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई और नाना के घर चलेंगे, मामा के घर चलेंगे इतनी दूर। तो कोई तो कारण रहा होगा। ये सब कारण आपके दिमाग में शायद सूझ भी रहे हो, या आप सोच भी रहे हैं कि यूरोपीय कंपनियां भारत के अंदर क्यों आती हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सबके दिमाग में क्वेश्चन चल ही रहा होगा या आंसर आ ही गया होगा, जो आप सबने ट्रेडिशनली सुना ही है कि मसालों का व्यापार करने के लिए आता था। किस लिए आ रहे हैं? मसालों का व्यापार, जो आपका ट्रेडिशनली स्पाइसेस का, ट्रेड ऑफ स्पाइसेस है ना, ट्रेड के लिए। ये आपका दिमाग के अंदर ये बात चल रही होगी। अच्छा, फिर एक बात निकल के आती है कि भाई मसालों का करेंगे क्या? क्या करेंगे मसालों का? इतनी दूर आ रहे हैं, लगभग 9 या 10 महीने लग जाते हैं, सीधा कोई रास्ता भी नहीं है, रास्ते के अंदर इतने समुद्र से घूम के आ रहे हैं, है ना, इतना ज्यादा भारी नुकसान। और तो मसालों का करेंगे क्या? तो फिर मसाले किस चीज के अंदर चाहिए? तो मसाले उनको फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, खाद्य का संरक्षण करने के लिए ना, फूड प्रिजर्वेटिव। देखिए, देखिए, एक मेरा आपसे और निवेदन रहेगा, जैसे ही मैं यूरोप बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में एक, मस्तिष्क में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि यूरोप कहां पर है। यानी आप जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसके साथ साथ आप ज्योग्राफिकल लोकेशन जरूर देखें। कोई भी बिना मैप के हिस्ट्री अगर कोई पढ़ता है तो पढ़ता वो है बेचैनी मुझे होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री को आप बिना ज्योग्राफी या बिना उसके पॉलिटिकल सिनेरियो को देखे बिना आप हिस्ट्री के साथ जस्टिस नहीं कर पाते, और ना ही अपने साथ जस्टिस कर पाते। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़े तो जरूर जो भी प्लेस का नाम आए, आप उस प्लेस को जरूर अपने मन ही मन में इमेजिन करें कि वो भारत से किस तरफ है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, या फिर कौन सी जगह। पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप आपके अंदर, या जो लोकेशन हम बोल रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, या आप पढ़ें, तुरंत आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। और वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो भी अगर आप देख पाए तो अच्छा रहेगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब चीजों को अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो एक स्मार्ट स्टडी हो जाएगी, और आपको चीजें आसानी से याद रह पाएंगी, और आपका जो काम बहुत लंबे समय में होना था वो बहुत जल्दी हो पाएगा। तो आप यूरोप को एक बार इमेजिन करें कि यूरोप कहाँ है। आप सुनते भी रहते हैं वेस्टर्न कल्चर, वेस्ट की चीजें, पाश्चात्य सभ्यता। तो यूरोप कहाँ है? भारत के वेस्ट के अंदर है, और वेस्ट के अंदर है, और उसके साथ ही साथ पोलर साइड में है, यानी
ठंडे प्रदेशों की तरफ है ना, विशेषकर आपके पुर्तगाल, लिबन है, ये कहां पर है, ठंडे प्रदेशों में है ना, थोड़े से दूर है, पोल्स की साइड में है और भूमध्य रेखा से थोड़े से दूर है ना, ठंडे एरिया के अंदर है। तो ठंडे एरिया के अंदर है, शीत प्रदेश के अंदर है, उस शीतोष्ण जोन में है। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर मूलतः खाद्य पदार्थ क्या है, मीट मसाले है ना, नॉनवेज का ज्यादा प्रयोग करते हैं। और मसाले जो होते हैं वो नॉनवेज को टेस्टी बनाने का काम करते हैं। और दूसरा, लंबे समय तक अगर मसालों के अंदर आप कच्चे मांस को भी, नॉनवेज को रखते हैं तो वो लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो आपका दूसरा जवाब निकल के आ गया कि मसाले खरीदने के लिए अगर भारत में आ रहे हैं यूरोपियंस, तो किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि मसाला उनके खाद्य को टेस्टी बना रहा है, और दूसरा मसाला उनके खाद्य को प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्वेटिव करने का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और नया क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि भाई मसाले, ठीक बात है, आपकी ट्रेड करने आ रहे हैं फूड प्रिजर्वेटिव, और आपको मसालों को, मसाले जो है फूड को या आपके नॉनवेज को टेस्टी बना देते हैं। लेकिन अब नई बात निकल के आ गई कि भाई यूरोपीय तो भारत के अंदर पहली बार कब देख रहे हैं आप, 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा पहली बार भारत के अंदर पहुंच रहा है। लेकिन क्या यूरोप 17 मई 1498 से पहले यूरोप था ही नहीं, या उससे पहले यूरोप था तो यूरोप के लोग क्या बिना मसाले या इस प्रकार से मांस को जो खा रहे थे, तो तब अपने मसालों की जरूरत कहां से पूरी कर रहे थे। अब एक नया क्वेश्चन निकल के आ गया है ना, और इस क्वेश्चन को शायद आपको पता भी हो, और ना भी पता हो तो आप अपना दिमाग लगाएं, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं दूर दूर तक कि भैया ऐसा क्या कारण था कि आज से पहले ये अपने मसालों की जरूरतें हैं वो कहां से पूरी कर रहे थे, और इतने दिन से पहले और नहीं कर रहे थे, तो फिर उसका अल्टरनेट क्या था। ठीक है, आप अपना दिमाग लगाए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, देखिए 17 मई 1498 को आपको पता है वास्को डी गामा पहली बार भारत के अंदर आता है ना। उससे पहले अगर हम जाने तो भारत के अंदर जो मसाले हैं, भारत के अंदर जो मसाले हैं, भारत के मसाले, उन मसालों की जरूरतें हैं वो कहां से पूरी हो रही हैं। तो फिर आप देखिए, आप विश्व का एक बार मैप देखिए, और आपने सिल्क रूट का नाम सुना होगा, सिल्क रूट, या उससे पहले भी का, यानी ईसा पूर्व से जो क्रिश्चियनिटी युग है, क्रिश्चियनिटी ईरा है, उससे पहले से ही भारत के और यूरोप के संबंध, या भारत के और चीन के यूरोप के बीच में आपसी संबंध या व्यापार इस प्रकार से होता रहता था, और मसाले इस प्रकार से वो भारत से यूरोप के अंदर ले जाते रहते थे। अगर वर्ल्ड मैप यहां पर मैं बता पाऊं, संभव हो पाए तो, देख लीजिए, चलो इसमें देख लीजिए, है ना, ये नहीं है, इससे ऊपर है ना, मान लीजिए ये यूरोप है, और थोड़ा सा ऊपर देखने इसके अंदर, तो भारत का, और इस सी रूट के माध्यम से भारत के अंदर, और सी रूट के माध्यम से भारत का और यूरोप का लंबे समय से, क्रिश्चियनिटी युग से ही इनका यहाँ पर भारत में आना जाना, या व्यापार के लिए यहाँ पर चीजें, मसाले वगैरह जो भी चीजें भारत से यूरोप के अंदर जाती रहती थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद में, या फिर मैं कहूं आपके छठी शताब्दी के बाद में, या 7th एडी के अंदर, 7वीं शताब्दी के अंदर, जहां इस्लाम का उदय हो जाता है। तो इस्लाम का उदय आपको पता है, अरब के इस क्षेत्र के अंदर इस्लाम का उदय होता है ना, इस अरब सागर के या अरेबियन सी के इस क्षेत्र में, सऊदी अरब में, मक्का मदीना में इस्लाम का उदय होता है। और अगले कुछ ही समय में पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं के माध्यम से, या फिर मैं कहूं खलीफा उमर, अली, और इस प्रकार से इन खलीफाओं की तलवार के दम पे, है ना, थोड़े ही समय के अंदर पूरे के पूरे इस क्षेत्र के अंदर, मिस्र, इराक वगैरह, और इस सारे के सारे क्षेत्र के अंदर किसका कब्जा हो गया था, इस्लाम का कब्जा हो गया। और इस्लाम का कब्जा सिल्क रूट पे भी हो गया, और यूरोप से भारत तक आने वाले मार्ग के ऊपर भी अरब व्यापारियों का कब्जा हो गया, यानी इन सारे क्षेत्र के अंदर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया। और दूसरा, इसके व्यापार के ऊपर, चाहे वो अरब सागर का व्यापार हो, चाहे वो अरब के मरुस्थल का व्यापार हो, चाहे सिल्क रूट के इस साइड का जितना भी व्यापार है, उस सब के ऊपर किसका कब्जा हो गया, अरबियंस का, मुसलमानों का कब्जा हो गया। ठीक है, तो जब मुसलमानों का कब्जा हो गया, तो यूरोप का और भारतीयों का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से समाप्त हो गया, जो ट्रेड का कनेक्शन था या ट्रेड करते थे वो समाप्त हो गया। अब जितना भी सारा का सारा मसाला है या और व्यापार की वस्तुएं हैं, वो अरेबियन व्यापार, जो अरब के व्यापारी हैं, वो यहाँ से उठाते हैं और कहां पर पहुंचा देते हैं, यूरोप में पहुंचा देते हैं। कहां पहुंचा देते हैं, यूरोप में। और यहाँ पर यूरोप का एक देश है इटली, है ना, थोड़ा सा आप देखेंगे ऊपर ऊपर है इसमें ना, थोड़ा सा आप देखेंगे मैप के अंदर, ऊपर एक देश है इटली, और उसके शहर है वेनिस। वहां तक ये अरब व्यापारी ये सारी की सारी चीजें पहुंचा देते थे, और इन चीजों को
इटली के व्यापारी हैं वो पूरे यूरोप के अंदर बेच देते थे। तो अब आपको क्लियर हो गई होगी बातें कि किस प्रकार से आज से पहले जो यूरोपियन लोग हैं वो मसालों की जरूरतों को किस प्रकार से पूरा करते थे। अच्छा, दूसरा, यूरोप के अंदर इस समय रेनेसा या पुनर्जागरण का काल चल रहा है। यूरोप के अंदर पुनर्जागरण का दौर चल रहा है। अब नई टर्म निकल के आ गई कि पुनर्जागरण क्या है। तो पुनर्जागरण का मतलब जो धार्मिक सुसुप्तता का दौर है, जब धर्म कांड, कर्म कांड में, धार्मिक चीजों के अंदर, रूढ़िवादिता के अंदर, और जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है वो इस प्रकार से तर्कवाद की तरफ ना जाते हुए केवल और केवल ईश्वर के ऊपर या चर्च, पादरी, इस प्रकार के इनके बनाए हुए नियमों के ऊपर और इस प्रकार से ही चल रही है, उसको किसी प्रकार का तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है ना, इस प्रकार से पाखंडवाद के क्षेत्र में ज्यादा लोग घिरे हुए हैं। तो अब जैसे जैसे यूरोप के अंदर तर्कवाद का दौर आ रहा है और इस पाखंडवाद से हटकर वो लोग नई नई खोज करना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार से यूरोप में क्या आ रहा है, पुनर्जागरण का समय आ रहा है। यानी लोग जो अंधविश्वास के अंदर, पाखंडवाद के अंदर इस प्रकार से इन कुरीतियों में आके और सो गए थे, सुसुप्त अवस्था में चले गए थे, कोई विकासशील कार्य नहीं कर रहे थे, अब दोबारा से धर्म सुधार, सोशल और रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन स्टार्ट हो रहे हैं। उसके माध्यम से है ना, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो तर्कशील लोग हैं, वो इनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आप यहां से खड़े होकर देश दुनिया में खोज करोगे, देश दुनिया में जाओगे तो अपने धर्म को भी फैला पाओगे और अपने व्यापार को भी इस प्रकार से पूरे यूरोप का नाम आप पूरी देश दुनिया में फैला पाओगे। तो इसी क्रम में नई नई कंपास या और दूसरी खगोलीय चीजें हैं, उनका यूरोप में विकास हो रहा है। धार्मिक, सामाजिक और इस प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन के काल से इस समय यूरोप गुजर रहा है और व्यवसायिक पूंजीवाद का दौर इस समय यूरोप में चल रहा है। पुनर्जागरण चल रहा है, धार्मिक सामाजिक सुधार मूवमेंट चल रहे हैं, नई नई खोजों का इस प्रकार से दौर चल रहा है। इसी कड़ी में कंपास की खोज होती है, मैप्स वगैरह की खोज होती है और इस प्रकार से भारत के अंदर एक यात्री आया था 1295 के आसपास, पांड्या साम्राज्य में, मार्क पोलो, और उसकी जो पुस्तक होती है ट्रेवल्स ऑफ मार्क पोलो, उसके माध्यम से उन सबको भारत की वैभव संपदा के बारे में पता चलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि वेजेंटाइन साम्राज्य और इस प्रकार से टूटने के बाद जो इटली, वेनिस की जो पूरे यूरोप के अंदर मोनोपोली है, या अरब की इस भारतीय व्यापार के ऊपर पूरी मोनोपोली है, इस मोनोपोली को भी ये लोग जैसे ही पुनर्जागरण के काल से गुजरते हैं तो इसको तोड़ना चाह रहे हैं और इस पूरे के पूरे ईस्ट के व्यापार के अंदर यूरोप के जो और लोग हैं, विशेषकर पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश हैं, ये अपनी मोनोपोली चाहते हैं या इनकी मोनोपोली तोड़ के इस व्यापार पे अपना अधिकार प्राप्त करना चाह रहे हैं। और दूसरा, ईसाई मिशनरीज या धर्म को भी ईस्ट के देशों में, पूर्व के देशों में, भारत में, चाइना में और दूसरे जो देश हैं आपके इंडोनेशिया वगैरह, इनमें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस क्रम में ये लोग भारत के अंदर आ रहे हैं। तो शायद आप मेरी ये सारी की सारी बातें समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यूरोपीय लोग भारत के अंदर आ रहे हैं। और ये पूरी जो बात मैं एक लाइन में आपको बता सकता था, उस बात को मैंने आपको खोल के पूरा आपके सामने रखा है कि यूरोप में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है, भारत के अंदर क्या चल रहा है, यूरोपीय लोग भारत के अंदर क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस कड़ी के अंदर पुर्तगाल से एक व्यक्ति होता है, या पुर्तगाल का जो शासक होता है वो एक व्यक्ति को हायर करता है और उसका नाम होता है बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम होता है? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज नामक एक व्यक्ति होता है जो कि पुर्तगाल का व्यक्ति होता है। पुर्तगाल का शासक इसको हायर करता है और इसको कहता है कि इसको जहाज देता है, कुछ लोग इसके साथ बेड़ा बना के भेजता है और कहता है कि भाई आप कहाँ चला जाइए, भारत के अंदर, भारत की खोज के अंदर चले जाइए, भारत यहाँ से ईस्ट में है और आप भारत की खोज करके आइए, भारत के अंदर जाइए और पता लगाइए। ठीक है, तो भारत की खोज में पहला व्यक्ति निकलता है, क्या नाम होता है? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है, इस रास्ते से निकलता है, इस प्रकार से, है ना, इस रास्ते से आता है और बार्थोलोमियो डियाज अपने पूरे साथियों के साथ, और बार्थोलोमियो डियाज का भाई भी होता है, और ये सब यहाँ तक पहुंचते हैं। लगभग 4 महीनों में यहाँ तक पहुंचे, इस जगह पे पहुंचते हैं, अफ्रीका के लास्ट कोस्ट पे, अफ्रीका के अंतिम छोर के ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है, क्या नाम होता है इस जगह का? केप ऑफ गुड होप्स। केप ऑफ गुड होप्स, केप ऑफ गुड होप्स के ऊपर 1487 में अंदर 1487 में पहला व्यक्ति पहुंचता है जिसका नाम होता है बार्थोलोमियो डियाज। अब बार्थोलोमियो डियाज यहाँ पर आता है, आते आते इसको बहुत टाइम लग जाता है, जहाज भी इनके जर्जर हो चुके होते हैं और
अनेक जो पिक्चर्स हैं, आपके समुद्री डाकू हैं और आपके जो अलग अलग प्रकार के जैसे तूफान आते हैं, सुनामी आती है, इस प्रकार के चीजें आते हैं, इनसे बड़े परेशान हो चुके थे और यहाँ पर आकर ये होपलेस हो जाते हैं और इससे आगे बढ़ने का इनका मन नहीं करता है और यहीं से वापिस जहाज को मोड़ लेते हैं कि भाई जिंदा रहेंगे तो फिर कभी भारत की खोज करेंगे, हम यहीं से वापिस चल लेते हैं, जहाज को मोड़ के वापिस चले जाते हैं। अब बार्थोलोमेव डियाज वापिस चला गया, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के चला गया और क्वेश्चन छोड़ के चला गया कई बार आता है मैच दी फॉलोइंग्स में, जैसा कि आपकी परीक्षा का नेचर रहता है, चाहे नेट का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, मैच दी फॉलोइंग और स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के चला गया कि केप ऑफ गुड होप्स की खोज किसने की, तो किसने की, बार्थोलोमियो डियाज ने, बार्थोलोमियो डियाज ने, है ना। और ये क्वेश्चन और तरीके से बदल के आ जाएगा कि किस ईयर में की थी, तो 1487 में की थी। कहां का यात्री था, तो पुर्तगाल का यात्री था, पुर्तगाल का यात्री था। अच्छा, एक और चीज आ जाएगी आपके, है ना, और किसी परीक्षा में काम आ जाए, अगर आपकी हिस्ट्री में तो ना ही आए लेकिन और किसी परीक्षा में काम आ सकती है आपकी, है ना, आप दूसरा एग्जाम दे रहे हो तो पुर्तगाल की जियो पॉलिटिक्स से राजधानी पूछ सकते हैं, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक खोज हो चुकी है ना। पुर्तगाली एक व्यक्ति आया है बार्थोलोमियो डियाज, उसको हायर किया गया है और वो कहाँ पहुंचता है, भारत में पहुंचता है ना, ठीक है, 1487 में। अच्छा, अब देखो पुर्तगाल के बगल में बिल्कुल एक और देश है, स्पेन। पुर्तगाल के बगल में आप देखेंगे एक देश और है बिल्कुल साथ में, स्पेन, ठीक है। अब पुर्तगाली लोग हैं वो भारत में या भारत की खोज करने में के क्रम में निकल पड़े हैं, ठीक है। अब जैसे ये निकलते हैं अब जैसे ये खोज में निकलते हैं, इसका पड़ोसी देश होता है स्पेन, ये भी बड़ा महत्वाकांक्षी देश है और ये भी क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बन जाए और आप ना बने, तो आपके मन में भी इस प्रकार की जिज्ञासा स्टार्ट हो जाती है कि मैं भी क्या बनूं, लेक्चरर बनूं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, मेरा पड़ोसी बन गया है, मेरा दोस्त बन गया है। तो जैसे ही पुर्तगाली हैं वो खोज के क्रम में, अन्वेषण के क्रम में जब भारत की तरफ निकलते हैं, भले ही खोज ना पाए हो, तो अब स्पेन चाहता है कि मैं अपना कोई नाविक भेजूं या फिर मैं अपना कोई सेलर इस प्रकार से भेजूं, यात्री भेजूं जो भारत की खोज करे और देश दुनिया में हमारा डंका फैले कि यूरोप के अंदर स्पेन ने है, या यूरोप के या स्पेन का या ईसाई मिशनरीज को सबसे पहले ले जाने का भारत में काम किसने किया, स्पेन ने किया। तो यहाँ पर इटली का एक नाविक होता है, यहाँ के महारानी होते हैं ऐसा बोला करके, तो इटली का एक नाविक होता है क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस को हायर करते हैं, ये इटली का नाविक होता है वैसे, लेकिन हायर करते हैं फ्रांसीसी, ठीक है। और इसको बोलते हैं कि भाई आप क्या करो, भारत की खोज कीजिए, ठीक है। ये भारत की खोज के क्रम में इस रास्ते में उतरने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पे उतरता है तो इसको मना कर देते कि भाई नहीं, इधर नहीं जाना, इधर तो बार्थोलोमेव डियाज गया तक बेचारा 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक घूम के आ गया, मुश्किल से जान बचा के आया, यहाँ पर तो कहीं पे भी भारत नहीं है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस सोचता है कि दुनिया गोल है, दुनिया गोल है और मैं इसके चारों तरफ, पृथ्वी गोल है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाऊंगा तो कहीं न कहीं भारत मिल ही जाएगा। तो वो इस क्रम में ना आके और इस तरफ चल देता है, इस तरफ चल देता है और चलता 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 1492 की बात है, 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर कुछ लोग इसको नजर आते हैं और जो कैरिबियन द्वीप है यहाँ पर पहुंच जाता है। वास्को डी गामा, सॉरी, क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ जैसे ही पहुंचता है जाके खुश हो जाता है और खुशी के अंदर वहां पर स्पेन का झंडा वगैरह गाड़ देता है कि मैंने इंडिया की खोज कर ली है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो उसने खोज की थी वो इंडिया नहीं है, बल्कि क्या है, वो तो कैरिबियन द्वीप है जो वर्तमान के अंदर वेस्ट इंडीज है। तभी इसको नाम, क्योंकि इंडिया है वो पुर्तगाल या यूरोप के कहाँ है, स्पेन के ईस्ट साइड में, और ये कौन सी साइड में था, वेस्ट साइड में। तो यहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियन क्या कहा और इस जगह को क्या कहा, इंडीज कहा, या इंडियन रहने वाली जगह इंडीज, और इसको फिर बाद में इसको वेस्ट इंडीज बोला गया। इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है और ऊपर बढ़ते ही यहाँ पर आपको मैक्सिको और अमेरिका का बड़ा क्षेत्र जो वर्तमान में है ये नजर आता है। तो अमेरिका की खोज कर देता है ये। तो अमेरिका की खोज किसने की है,
क्रिस्टोफर कोलंबस। हालांकि कोलंबस लास्ट समय तक इसी बहम में रहा कि मैंने, इसी भ्रम में जीतता रहा कि मैंने इंडिया की खोज की है, लेकिन की थी किसकी? अमेरिका की। ठीक है, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने। किसने की? कोलंबस ने, है ना। कहा, कब की? 1492 में। ठीक है, कोलंबस कहाँ का है? स्पेन दुआया हायर है ना, वैसे इटली का नाविक है। ठीक है, तो मैच दी फॉलोइंग में आ सकते हैं, एक तरफ इनके खोजकर्ता और दूसरी तरफ देश, या एक तरफ देश दूसरी तरफ साल, है ना, ईयर। तो दोनों का आपको याद रखना है। बार्थोलोमेव डियाज 1487 और उसके ठीक 5 साल बाद 1492 के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली का नाविक, इटली का है निवासी, लेकिन स्पॉन्सर किसके द्वारा किया गया है? स्पेन में, है ना, महारानी इसोबोला द्वारा, और अमेरिका की खोज करता है 1492 में, है ना। ठीक है, अब देखिए, दो प्रयोग हो चुके हैं अन्वेंशन के क्रम में, एक बार्थोलोमेव डियाज का पुर्तगाल की तरफ से और दूसरा स्पेन की तरफ से, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं, कोई भी सफल नहीं हो पाए, आप देख रहे हैं। अब एक बार पुर्तगाल फिर से प्रयास करता है ना, चलो देखते हैं इनका प्रयास सफल हो पाता है या नहीं। एक बार फिर से इनका प्रयास देखते हैं। ठीक है, 1497 के आसपास ये चलते हैं, है ना, 1497 के अंदर, है ना, 1497 के अंदर वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति को हायर किया जाता है ना, और इसको साथ लगभग 100 व्यक्तियों को बैठाया जाता है। 3 इनको जहाज दिए जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप भारत की खोज करने जाइए, भारत की खोज करने जाइए। साथ में बार्थोलोमेव डियाज को भी भेजते हैं, बार्थोलोमेव डियाज को, लेकिन बार्थोलोमेव डियाज मना कर देता है कि भाई मैं पिछली बार गया था यहाँ तक, है ना, मैं इस बार नहीं जाऊंगा। बार्थोलोमेव डियाज को इसलिए बैठा रहे थे साथ में कि भाई आपको आधा रास्ता तो देखा हुआ ही है ना, इसको मदद हो जाएगी, है ना, आगे आप फिर देख लेना तो सब मिलके। लेकिन बार्थोलोमेव डियाज मना कर देता है। तो बार्थोलोमेव डियाज का भाई होता है, जो कि उसकी लास्ट टाइम जब आए थे 1487 में, तो उनके साथ आया था। तो बार्थोलोमेव डियाज का भाई कहता है भाई मैं चला जाऊंगा, तो बोला ठीक है भाई आप बैठ लीजिए। तो बार्थोलोमेव डियाज का भाई वास्को डी गामा और दूसरे सब लोग मिलके टोटल 100 पर्सन्स हैं, और 3 जहाज में बैठ के चलते हैं, है ना, लिस्बन से यहाँ से उतरते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से होते 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 यहाँ पर आ जाते हैं केप ऑफ गुड होप्स के पास। अब यहाँ तक तो इनका देखा हुआ था क्योंकि बार्थोलोमेव डियाज का भाई साथ है। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते ही अब कहाँ आ गए? हिंद महासागर आ गए। अब हिंद महासागर में आपको पता ही है कि पूरे के पूरे हिंद महासागर के अंदर अरेबियंस व्यापारी, आपको पता ही है कि वो बदमाश यहाँ पर लहला रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो अरेबियंस व्यापारी यहाँ पर घूम रहे हैं, क्योंकि हिंद महासागर के व्यापार पे भी और सभी जगह किसका कब्जा है? अरेबियंस का है, अरब व्यापारियों का कब्जा है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इनको समुद्र के अंदर एक जहाज दिखाई दे जाता है अरब व्यापारी, जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद या अब्दुल मनीद, अब्दुल मनीद। ठीक है, तो अब्दुल मजीद के जहाज के पास अपना जहाज लेके जाता है वास्को डी गामा, और इससे पूछता है कि अंकल मुझे तो भारत में जाना था। बोला भाई चले जाओ, मैं क्या करूं? बोला हमें रास्ता नहीं पता चाचा, साथ लेके चल। तो वास्को डी गामा अब्दुल मजीद के जहाज के पीछे पीछे और चल जाता है। वास्को डी गामा को जाना था गुजरात में, क्योंकि गुजरात में रहने वाला व्यापारी था, और ये चल दिए इस साइड में, है ना, ये चल दिए यहाँ मेडागास्कर के बीच में होते होते, और इस साइड से कहाँ पहुंच गए? ये भारत के अंदर। और भारत के अंदर जो वर्तमान केरल है, यहाँ पर एक बंदरगाह होती थी कालीकट, कालीकट बंदरगाह, कालीकट पोर्ट पे पहुंचते हैं 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को। ठीक है, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत में पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यूरोपियों द्वारा समुद्र के रास्ते से, समुद्र के मार्ग से भारत की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा था। ठीक है, यानी यूरोपीय हैं वो भारत के बारे में स्थल मार्ग से तो उनकी खोज की हुई थी, लेकिन जल मार्ग से, है ना, जल मार्ग से यूरोपियों के द्वारा भारत की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? वास्को डी गामा, है ना। आप शायद किसी कंफ्यूजन में होगी, भारत तो पहले ही कई बार फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पे ये क्वेश्चन घूमते रहते हैं कि भारत तो कभी से ही है, जब दुनिया शुरू हुई थी तब से ही भारत है, भारत की खोज किस वास्को डी गामा ने कर दी, ये सब, है ना, ये सब बकवास बातें हैं। केवल केवल इसका मतलब ये है कि जो यूरोपीय लोग हैं जो अब तक भारत को नहीं जान रहे थे, उनको समुद्र मार्ग से उनको रास्ते का पता नहीं, क्योंकि स्थल मार्ग के ऊपर तो आपको पता ही है कि अरेबियंस का इनका कब्जा था, और इधर से आते तो यहाँ पर स्वेज नहर बनी नहीं थी, है ना, तो फिर यही रास्ता इनके लिए अप्रोप्रिएट था। तो जल मार्ग के माध्यम से भारत के अंदर खोज करने वाला, भारत की खोज करने वाला यूरोपीय पहला कौन था? वास्को डी गामा, 17 मई 1498। अब्दुल मजीद इसके रास्ते में पथ प्रदर्शक बनता है, इसका मेंटरशिप करता है, गाइड बनता है, और वो भारत पहुंचाने में इसकी मदद करता है। ठीक है, उसके बाद नई बात निकल के आती है
यहाँ पर कालीकट का शासक होता है, इसकी टाइटल होता है जैमोरिन, ये हिंदू शासक होता है, हिंदू रूलर होता है, हिंदू शासक जैमोरिन, ठीक है। और जैमोरिन इसका स्वागत करता है ना, जैमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करता है। ठीक है ना, स्वागत करता है, माला वाला डालता है, चाय पानी पिलाता है, नमकीन भी लेके आता है, तो जैमोरिन इसका यहाँ पर स्वागत करता है, ठीक है। अच्छा, वास्को डी गामा भारत के अंदर व्यापार करता है, अच्छी सी जितनी भी चीज है, चाहे गरम मसाले हो, हरड़ हो, इलायची हो, और आपकी काली मिर्च हो, ये सारी चीजें हैं वास्को डी गामा, जो जो उनको अप्रोप्रिएट लगी, ठीक लगी, जिनकी जरूरत थी, वो सारी की सारी चीजें यहाँ से खरीदते हैं और पूरा अपना टैक्स देते हैं, और टैक्स देके वापस कहाँ चले जाते हैं, पुर्तगाल लिस्बन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और वहां पर जब वास्को डी गामा जाता है तो उसको अपनी पहली यात्रा के अंदर पूरी कमाई का 60 गुना मुनाफा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो 60 टाइम्स ट्रेड बेनिफिट वास्को डी गामा को प्राप्त होता है, 60 टाइम ट्रेड बेनिफिट, ठीक है, 60 गुना व्यापारिक मुनाफा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही जाता है, अब पुर्तगाल की बात है, अब पुर्तगाल में छोड़ दो, वास्को डी गामा को किस प्रकार से सम्मानित किया जाता है, उसकी पेंशन वगैरह किस प्रकार से बांध दी जाती है, वो सब वापस जाते हैं तो कितने लोग बचते हैं, मात्र 33 के आसपास लोग बचते हैं, जहाज वगैरह पूरे जर्जर हो चुके थे, उन बातों में हम नहीं जाएंगे, है ना। हमारी यात्रा दूसरी तरफ से, है ना, हम यूरोपियंस को भारत में ले आए, अब हम भारत के संदर्भ में देखेंगे ना। अगर आप भारत की बात करोगे तो इस समय भारत के अंदर आपको पता ही है कि 1498 के आसपास कौन सी लोधी डायनेस्टी भारत में चल रही थी, दिल्ली सल्तनत एक प्रकार से टूट सी गई थी, है ना। कुछ समय बाद 1526 के अंदर अब बाबर के हमले और पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो भारत के अंदर कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं थी। गुजरात के अंदर मोहम्मद बेगड़ा जरूर थोड़े से एक पावरफुल शासक के रूप में इस प्रकार से स्थापित था। साउथ में बात की जाए तो बहमनी साम्राज्य है वो टूट चुका था, टूट की कगार पे था पूरी तरह से, ना, बहमनी साम्राज्य टूटा हुआ था, है ना, बिदर बरार गोलकुंडा इस प्रकार से उनमें टूट चुका था। तो कोई भी इस प्रकार से सेंट्रल पावर ना साउथ के अंदर थी और ना ही नॉर्थ के अंदर। दिल्ली सल्तनत थी, वो भी बहुत बड़े साम्राज्य के अंदर नहीं थी, थोड़े दिन बाद खत्म हो जाने वाले थे, मुगल सल्तनत या मुगल बादशाह यहाँ पे स्टार्ट होने वाले थे। तो ये भारत का यहाँ पर जब वास्को डी गामा आ रहा है उस समय पॉलिटिकल सेनोरियो है, जिस समय यूरोपीय कंपनियां भारत के अंदर कदम रख रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, फर्स्ट जो व्यापारी है, जब फर्स्ट जर्नी है उससे आज जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी बातें हो गई है वास्को डी गामा से, और एक पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी होगी क्यों यूरोपियंस भारत के अंदर आ रहे हैं, क्या क्या बात रही थी। अब हम जो है ये सब बातें समझ जाओगे तो अब हमारे जो काम किया एग्जाम की बातें उनको समझना और आसान हो जाएगा। अब देखिए, वास्को डी गामा जा चुका है और वहां पर जाके बताता है अपने देश को, लोगों को और अपने शासक को इस प्रकार से भारत की सारी बातें कि भारत में एक बहुत ही लिबरल शासक है, जैमोरिन है, उसने हमारा स्वागत किया था इस प्रकार से, और वहां पर आप ट्रेड वगैरह के लिए बहुत ही फिजिबल कंडीशंस हैं, कोई भी सेंट्रलाइज पावर वहां पर नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में तो जरूर अफ्रीका तट पर इस प्रकार से कुछ अफ्रीका के इस प्रकार से डाकू तंग करेंगे, या फिर अरब के व्यापारी वहां पर जरूर हिंद महासागर में आपको मिलेंगे, है ना, वो आपको जरूर ट्रेड के अंदर चैलेंज कर सकते, लेकिन उनके बारे में तो वो पहले ही जानते थे। अच्छा, अब वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा के बाद पुर्तगाली शासक एक दूसरे व्यक्ति को, है ना, पेड्रो एल्ब्रेज, है ना, कैब्रेल, पेड्रो एल्ब्रेज कैब्रेल को, है ना, दूसरे व्यक्ति को भारत के अंदर भेजते हैं। तो संभावना रहती है कि इस दूसरे व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछने की, है ना, क्योंकि पहला व्यक्ति है वास्को डी गामा, इससे बदबू आने लग गई है एग्जामिनर्स को भी और पढ़ने वालों को भी, सबको पता चल गया इसके बारे में। तो अब जो दूसरा व्यक्ति आता है इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि भारत के अंदर दूसरा यूरोपियन कौन आया था, ना, दूसरा यूरोपियन कौन आया था, तो पेड्रो एल्ब्रेज एल्ब्रेज कैब्रिल कब आया था, 1500 में, ठीक है, 1500 में। अच्छा, ये यहां से आता है, तो यहाँ पर जब ये इस प्रकार से आता है तो तट से थोड़ा दूर जाता है, और दूर जाता है तो यहाँ पर ब्राजील होता है ना, तो ब्राजील के बारे में नहीं पता था, तो इसका जहाज यहाँ ब्राजील के तट के जाके टकराता है और फिर ये इस प्रकार से भारत में आते हैं। तो एक प्रकार से ब्राजील की खोज भी किसने की, कैब्रेल ने, ब्राजील की खोज भी किसने की, कैब्रेल ने। तो ब्राजील का खोजकर्ता कौन है, कैब्रेल, है ना, ब्राजील की भी खोज किसने की, कैब्रियल ने की। तो भारत के अंदर आने वाला सेकंड पर्सन या दूसरा नाविक यूरोपियन, और ब्राजील का खोज करने वाला भी। तो आपके पास इन्वेंशन या खोज की क्रम में
कई नाम आ चुके हैं ना, कई नाम आ चुके हैं आपके पास। बार्थोलोम्यू डियाज, कोलंबस, वास्को डी गामा, कैब्रियल, है ना। तो अलग अलग इस प्रकार से 4 देश और 4 इनको खोज करने वालों के नाम आए, तो मैच द फॉलोइंग में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, कैब्रियल यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आके कैब्रियल भारत के अंदर, यहाँ पे जब कैब्रियल आता है, देखिए यहाँ पर कालीकट वाले क्षेत्र में मूलतः 3 जगह थी, कुन्नूर, कालीकट और कोचीन, ये 3 पोर्ट्स थे, है ना, कोचीन, कालीकट और कुन्नूर। तो आपस में इनके जो शासक है उनके आपस में बनती नहीं थी, आपस में इनकी लड़ाई रहती थी। और ये तो आपको पता ही है कि भारत के जो रूलर्स थे उनके बीच में आपस में जो लड़ाई है वो हमेशा से ही इनका नुकसान का, या कभी मुगल इसका फायदा उठा गए, कभी दिल्ली सल्तनत तो कभी अंग्रेजों का, और आगे फिर अंग्रेज इसका फायदा उठाएंगे। तो पुर्तगाली भी यहाँ पर आके कैब्रियल आता है और वो कालीकट के शासक जयमुनन के साथ युद्ध वगैरह करता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, वो वहां से वापिस चला जाता है, यहां से वापिस चला जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक बार फिर से वास्को डी गामा है भारत के अंदर, एक बार फिर से आता है 1502 में। वास्को डी गामा भारत के अंदर एक बार फिर से आता है 1502 के अंदर, है ना। और वो आता है तो इस समय आता है, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि पिछली बार जब कैब्रियल वगैरह आए थे तो वो लोग, कैब्रियल के साथ पिछली बार बार्थोलोम्यू डियाज भी आया था, है ना। जब भारत की खोज हो चुकी तो कैब्रियल के साथ बार्थोलोम्यू डियाज भी है। अब वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार आ रहा है। जब दूसरी बार वास्को डी गामा भारत में आया है तो इस समय क्या होता है, और पिछली बार वो उसके साथ जयमुरन के साथ युद्ध वगैरह करके चले गए थे, तो वास्को डी गामा कोचीन में जाता है, क्योंकि केरल, कोचीन और कुन्नूर के शासक उनके आपस में झगड़ा रहता था, तो वास्को डी गामा कोचीन में जाता है और कोचीन में ही बहुत अधिक मसाला वगैरह, सामान वगैरह खरीद लेता है। और उस सामान वगैरह को रखने के लिए अपना इस प्रकार से एक परमानेंट अड्डा वगैरह बनाने के लिए वो क्या करता है, कोचीन को ही अपनी फैक्ट्री बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, अपना वेयर हाउस कह सकते हो आप, राजधानी भी कह सकते हो उसको, या उसको हेडक्वार्टर भी कह सकते हो। तो पुर्तगालियों ने अपना पहला हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, कोचीन में। कहां पर बनाया, कोचीन में, है ना। ये आपका कोचीन रहा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुर्तगीज की पहली फैक्ट्री, है ना, पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कहां पर थी, तो पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री है कोचीन के अंदर है। पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कहाँ है, कोचीन के अंदर, है ना। ये भी मैच द फॉलोइंग में आ सकती है। कब लगा रहा है ये, 1503 के अंदर, 1503 के अंदर पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री कोचीन। ठीक है ना। और यहाँ से वास्को डी गामा यहाँ से चला जाता है, यहाँ से वास्को डी गामा चला जाता है। अच्छा, अब देखिए अब तक जितने भी ये अभियान थे, जितने भी कैंपेन थे, ये सारे के सारे किस प्रकार के थे, वास्को डी गामा के 2 कैंपेन से कैब्रियल का हो, ये सारे के सारे निजी अभियान थे, ये सारे क्या थे, निजी अभियान थे। और अब इसके बाद जो है, जब भारत की स्थितियां देखता है कि भारत के अंदर व्यापार करने के लिए बहुत फिजिबल कंडीशंस हैं, और भारत के अंदर हम अपने ईसाई धर्म या ईसाई मिशनरीज को भी फैला सकते हैं, अपने व्यापार को भी फैला सकते हैं। तो इस बात से, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने के बाद जो पुर्तगाली शासक होता है मैनुअल, है ना, वो भारत के अंदर निजी अभियान ना भेजने के बजाय एक सरकारी उपक्रम की, एक गवर्नमेंट कंपनी बना देता है, जिसका नाम होता है एस्तादो दी इंडिया, यानी इंडिया की तरफ व्यापार करने वाली कंपनी, एस्तादो दी इंडिया, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एस्तादो दी इंडिया, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था, तो एस्तादो दी इंडिया। और कैसी कंपनी थी ये, सार्वजनिक उपक्रम की, ना, सरकारी कंपनी थी, सरकार का पैसा इसके अंदर लगा हुआ था, सार्वजनिक कंपनी थी। जैसे भारत के अंदर सार्वजनिक कंपनी है, बेल है ना, एनटीपी, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, इंडियन ऑयल है, ये क्या है, सार्वजनिक उपकरण कंपनी है। ऐसे ही पुर्तगाली कंपनी क्या थी, ये एस्तादो दी इंडिया, यानी इंडिया की तरफ व्यापार करने वाली कंपनी। ठीक है, तो इस कंपनी को बना देते हैं जो सार्वजनिक उपक्रम की होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके सीईओ वगैरह इस प्रकार से नियुक्त कर देता है, कर्मचारी भर्ती कर देते हैं और उनको तनख्वाह पे रख देते हैं कि ये अब पूरा का पूरा दल है वो भारत में क्या जाएगा, व्यापार करने जाएगा, और व्यापार करके और इस प्रकार से, है ना, व्यापार करेंगे और भारत से इस प्रकार से ईसाई मिशनरीज भी फैलाएंगे, और ट्रेड की जो मोनोपोली जो उनका तोड़ने का मेन लक्ष्य था उसको भी समाप्त करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें भारत से लेके आएंगे और कहां पर, पूरे यूरोप में बेचेंगे ना। और इस कड़ी में ये अपनी नौसेना वगैरह को भी मजबूत करते हैं। जो नौसेना अड्डा वगैरह इनके होते हैं उनको फितोरिया बोलते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में, तो इनको फितोरिया वगैरह बोलते हैं। तो भारतीय क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से ये अपनी कंपनी को शुरू कर देते हैं और व्यापार करने के लिए इनकी कंपनी भारत के अंदर आती है। तो पहली बार इनकी कंपनी जब भारत में आ रही है तो कौन सी साल में आ रही है, 1505 में। कब आ रही है, 1505 में, 1505। ठीक है, और इसका जो पहला
पहला गवर्नर होता है एस्टाडो द इंडिया को, जिसको आप चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ भी कह सकते हैं ना। जो कंपनी का गवर्नर होता है वो पहला कौन होता है? प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वो क्या है? प्रथम गवर्नर है, इसका प्रथम गवर्नर है। आज का इसके कार्यकाल की बात की जाए तो 1505 से 1509 तक इसका कार्यकाल रहता है। ये इसका टाइम पीरियड है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं है ना कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। किसी भी एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात निकल के आती है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा किए गए कार्य। तो सबसे पहला कार्य करता है अडोप्ट ब्लू वाटर पॉलिसी, या नीले जल की नीति को अपनाता है। नीले जल की नीति को। अब क्या मतलब हुआ ब्लू वाटर पॉलिसी का? ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? देखो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब भारत में आता है, तो भारत में आता है तो उसको ये समझा के भेजते हैं कि भाई आप भारत में व्यापार करने भले ही जा रहे हो, लेकिन आपको क्या है, केवल समुद्र के अंदर आपको मजबूत रहना है। भारत में जाना है, वहां पर किसी प्रकार के उनके स्थलीय मामलों के अंदर आपको दखलंदाज नहीं करना है। आपको लगभग 8 से 9 महीने तक की इसकी यात्रा में, पूरी यात्रा के दौरान आपको समुद्र या जल के अंदर रहना है। तो जल के अंदर आपको मजबूत रहना है। वहां से आप करोड़ 2 करोड़ का सामान लेके जहाज भर के चल दो, रास्ते में आपको लुटेरे लूट लें, अरबियंस व्यापारी लूट लें, या फिर दूसरे आपके समुद्री डाकू हैं वो अफ्रीका के तट पे लूट लें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यानी समुद्र के अंदर मजबूत रहना, समुद्र में या हिंद महासागर में अपने आप को मजबूत करना, ही क्या कहलाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी आपको वाटर में मजबूत रहना है, जल के अंदर मजबूत रहना है। जल में अपना सामान किसी डाकू से या किसी और व्यक्ति से या किसी युद्ध के अंदर सामान या अपने इस प्रकार से नहीं हारना है या खोना भी नहीं है। ठीक है, आपको स्थल के क्षेत्र में किसी प्रकार से कोई भी इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करना है। आपको केवल जल के क्षेत्र में मजबूत रहना है। तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। और ब्लू वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट कौन कर रहा है? ब्लू वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट कौन कर रहा है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, है ना। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके कार्यकाल में एक नई घटना क्या होती है? बैटल ऑफ चोल। बैटल ऑफ चोल या चोल का युद्ध। चोल का युद्ध, देखो क्या होता है चोल का युद्ध। आप देख रहे हैं भारत के अंदर यूरोपीय कंपनी या पुर्तगाली व्यक्ति व्यापार करने के लिए आ गए हैं। पुर्तगाली कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने आई है। अब जब पुर्तगाली कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने आई है, तो पुर्तगाली कंपनी है, उनकी नौसेना भी मजबूत है, भारत के अंदर अच्छे से टैक्स दे रहे हैं और पूरा सामान यहाँ से, काफी माल मसाला है ना, यहाँ से खरीद के लेके जा रहे हैं। अब ये चीज जब ये कर रहे हैं, तो जो हिंद महासागर के अंदर पहले से ही जिनकी मोनोपोली थी, अरब के व्यापारी हैं, जिनके अंदर कोई गुजरात के व्यापारी हैं, कोई मिस्र के व्यापारी हैं, कोई तुर्की के व्यापारी हैं, ये व्यापारी हैं, इनकी इकोनॉमिकल रूप से इनके नुकसान होने लग जाता है। समझ रहे हो ना? यानी इन लोगों को इरिटेशन होने लग जाती है, इन लोगों को दिक्कत होने लग जाती है कि भाई इस क्षेत्र में तो हम व्यापार कर रहे थे, हमारे व्यापारिक क्षेत्र में ये क्यों आ रहे हैं। अच्छा, जब कभी भी ये व्यापारी हैं, चाहे गुजरात के हो, मिस्र के हो, ये अकेले इन पुर्तगालियों के साथ भिड़ते थे, तो पुर्तगालियों की नौसेना बहुत मजबूत थी, अच्छी तरह से कमांडो ट्रेनिंग इसके पास नौसैनिक थे, और अच्छे यूरोपियन तर्ज के ऊपर प्रशिक्षित नौसैनिक, प्रशिक्षित और अच्छे इनके पास वेपन्स थे, अच्छे हथियार थे। तो इस प्रकार से एक एक लोग को ये सारे लोग क्या कर लेते थे, जब भी कोई आता था उसको पुर्तगाली लोग पीट लेते थे ना, पुर्तगाली लोग उसको हरा देते थे। लेकिन 1508 के अंदर क्या होता है, जितने भी ये है ना इजिप्ट के ममलूक शासक हैं, उनके द्वारा भेजे गए इजिप्ट की सेना, व्यापारी या फिर गुजरात के व्यापारी, तुर्की के व्यापारी, इस प्रकार से कोचिन वगैरह का जितने भी व्यापारी होती है, सारे मिलकर अपना ज्वाइंट वेंचर बना लेते हैं ना, संयुक्त बेड़ा बना लेते हैं, और किसके खिलाफ युद्ध कर देते हैं? किसके खिलाफ कर देते हैं? पुर्तगालियों के खिलाफ कर देते हैं। आप इस प्रकार समझिए, मान लीजिए एक गली के अंदर पहले से ही 3-4 कुत्ते रह रहे हैं, और उसी गली के अंदर एक नया कुत्ता चला जाता है, तो फिर वो सारे के सारे कुत्ते उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि भाई पहले ही हमें यहाँ पर गली में रोटी नहीं मिलती थी, मुश्किल से तो रोटी मिलती थी, है ना, पहले से ही लठ मारते हैं ये गली के लोग हैं, और तू एक नया और आ गया हमारी पेट पे लात मारने के लिए। तो इसी प्रकार से जब ये इसकी टेरिटरी के अंदर आते हैं, हिंद महासागर के अंदर जब पुर्तगीज आते हैं, तो ये सारे के सारे परेशान हो जाते हैं, है ना, और इकोनॉमिकल रूप से इनको नुकसान हो रहा है।
चाहे अरब के हो, चाहे मिस्र के हो, चाहे आपके टर्की के हो, गुजरात के हो, तो ये सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर अपना संयुक्त बेड़ा बनाते हैं, ज्वाइंट वेंचर, और पुर्तगालियों के खिलाफ हमला कर देते हैं और दोनों के बीच में युद्ध सज जाता है 1508 में, और इसे ही बोलते हैं चोल का युद्ध, है ना। चोल महाराष्ट्र के पास है, महाराष्ट्र में ये आप कह सकते हैं चोल का युद्ध। किस किस के बीच में होता है? संयुक्त बेड़ा, संयुक्त अरबी बेड़ा, जिसमें मिस्र है, इजिप्ट है, प्लस गुजरात है, प्लस टर्की है, और वर्सेज कौन है? पुर्तगाली है, या अल्मीडा कह सकते हैं, पुर्तगाली या अल्मीडा, ठीक है। संयुक्त बेड़ा है मिस्र, गुजरात और अरबी का, मिस्र, गुजरात और टर्की का वर्सेज पुर्तगाली, है ना। तो इसे चोल का युद्ध बोलते हैं 1508 में। क्वेश्चन आ जाएगा चोल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो बता सकते हैं संयुक्त बेड़ा है वर्सेज में पुर्तगाली, और आप इसका कारण बना सकते हैं, ठीक है। अब 1508 इस युद्ध के अंदर पुर्तगाली कमजोर पड़ जाते हैं और ये बेड़ा है ये थोड़ा डोमिनेट पोजीशन रहता है, जितने भी मान सकते हो। और इस युद्ध के अंदर अल्मीडा का बेटा मारा जाता है, अल्मीडा का बेटा मारा जाता है ना, और युद्ध से अलग हो जाते हैं ये। अब पिता के दिल में अपने पुत्र को लेकर बड़ी भावनाएं होती हैं, है ना। अब बेटा मरता है तो बड़ा दुख होता है ना, लेकिन बाद में अपने आप को संभालता है और 1509 में फिर से ललकार देता है। 1509 में इस संयुक्त बेड़े को फिर से ललकार देता है और 1509 में फिर से युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ दीव, या दीव का युद्ध, दीव का युद्ध 1509 में ना। सेम व्यक्ति होते हैं, संयुक्त बेड़ा, संयुक्त अरबी बेड़ा वर्सेज, संयुक्त बेड़ा वर्सेज अल्मीडा या पुर्तगाली, है ना। और इस युद्ध के अंदर अल्मीडा इनको बुरी तरह से मारता है। तो इस प्रकार से ये दो युद्ध थे। स्टेटमेंट टाइप भी पूछ सकते हैं, क्रोनोलॉजी के अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3-4 घटनाएं हैं, ये अल्मीडा के समय में रहती हैं। पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल है या पुर्तगाली गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अगर पूछ ले कि पहला कौन था। उसके बाद ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाता है। चोल और दीव के युद्ध 1508 और 1509 में ये दोनों इसके कार्यकाल में होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दीव पे ये कब्जा भी कर लेते हैं यहाँ पर, और 1509 के अंदर यहाँ पर ये दीव का युद्ध होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का 1509 से लेके 1505 से लेके 1509 तक कार्यकाल रहता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नया गवर्नर जनरल, इसका टाइम पीरियड समाप्त हो गया, नया गवर्नर जनरल आता है 1509 में, ठीक है, 1509 में। क्या नाम होता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 से 15 तक ये इसका टाइम पीरियड होता है। 1509 से 1515 तक इसका टाइम पीरियड रहता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क का। अब देखिए अल्बुकर्क है जो रियल फाउंडर है। फर्स्ट भले ही अल्मीडा रहा, लेकिन रियल फाउंडर जो है पुर्तगीज कंपनी का, जिसने पुर्तगीज कंपनी के यहाँ पर क्या कह सकते हैं पूरी तरह से पुर्तगीज कंपनी जो है जो आपके एस्तादो द इंडिया, इसको पूरी तरह से इसका जो हिंद महासागर में साम्राज्य करना हो या पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र के अंदर अगर स्थापित करने का किसी को सरे जाता है तो वो कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आप देखेंगे भी इसके कार्य, आप इसके कार्य देखेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले ये आते 1510 के अंदर, 1510 के अंदर गोवा को छीन लेता है, ठीक है। गोवा को छीन लेता है ना, कैप्चर गोवा, गोवा को छीन लेता है। किससे छीनता है? किससे छीनता है? तो बीजापुर के शासक होते हैं यूसुफ आदिल शाही। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही, है ना। इस प्रकार से जो आपका बहमनी साम्राज्य मैंने बताया था कई भागों में टूट गया था, है ना, बीजापुर, बरार, बिदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इस प्रकार से। तो इनमें अलग अलग जगह कहीं निजाम शाही होती है, कहीं कुतुब शाही होती है, कहीं आदिल शाही होती है। तो बीजापुर में आदिल शाही है और उस शासक का नाम है यूसुफ आदिल शाही। तो यूसुफ आदिल शाही के क्षेत्र में, बीजापुर के क्षेत्र में क्या आता था? गोवा आता था। तो उससे गोवा कौन छीन लेता है? अल्बुकर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना, मैंने कम से कम भी नहीं तो 20 या 30 बार अलग अलग परीक्षाओं में देखा है। इस बार बीपीएससी में भी देखा था मैंने, एमपी सेट में भी देखा था, कई
शायद नेट में भी देखा हो, ये क्वेश्चन 1000 बार पूछते हैं, है ना, क्योंकि गोवा इंपॉर्टेंट है। पुर्तगीज हैं 1510 में गोवा को कैप्चर करते हैं और जाके 1961 तक पुर्तगीज की कॉलोनी गोवा रहती है। पुर्तगीज भारत से अगले 100 साल के बाद भारत से निकल जाते हैं, लेकिन गोवा वाला क्षेत्र इनके पास ही रहता है। गोवा और इस प्रकार से आपका ये दमन द्वीप वाला क्षेत्र ये पुर्तगालियों के पास रहता है। तो पहली बार गोवा 1510 में इनके पास आया है और आप देखेंगे कि गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का पूरा असर नजर आता है ना। वहां पर पुर्तगालियों की जो यूरोपियन गोथिक शैली की जो इमारतें हैं, क्रिश्चियनिटी है, वो सारा का सारा कल्चर आपको गोवा में नजर आएगा। तो 1510 में गोवा पहली बार, भारत 1947 में आजाद होता है, गोवा 1961 में आजाद होता है। तो पहली बार 1510 के अंदर गोवा को पुर्तगाली यहाँ छीन रहे हैं बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोवा को छीना किसने, तो आप अल्बुकर्क के साथ चले जाएंगे। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किससे छीना था, तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से। और वैसे डेट्स का हिस्ट्री के अंदर आप जैसी बड़ी परीक्षाओं में बहुत महत्व रहता नहीं है, कॉन्सेप्ट का ही रहता है, लेकिन डेट भी ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है ना 1510। तो 1510 के अंदर गोवा को छीन लेता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो अपने विस्तार क्रम में ये अपने टेरिटरी का विस्तार कर रहे हैं। तो 1511 के अंदर अगर देखा जाए तो ये जब अपने व्यापारिक विस्तार के अंदर 1511 के अंदर क्या करते हैं, मलक्का को छीन लेते हैं, मलक्का पे कब्जा कर लेते हैं। अब मलक्का कहाँ है, अगर आप मानचित्र में देखोगे तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और चलो इसमें दिखा देते हैं हम आपको, इसमें दिखा देते हैं। इसमें आप देखोगे तो ये आपका, आप मैप में देख लेना, वैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये आपका, ये देखो आपका, जब आप इंडोनेशिया और मलेशिया, इन दोनों के बीच में, इंडोनेशिया और मलेशिया इन दोनों के बीच में ये जगह है, इसको क्या बोलते हैं, मलक्का जल संधि या मलक्का पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर इसको मलक्का बोलते हैं। तो इस मलक्का को भी क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं ना। मान लीजिए ये भारत है, तो ये यहाँ पर ये है मलक्का ना, थोड़ा सा और आगे कह सकते हो मलक्का, ठीक है। ये इंडोनेशिया मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये है ना मलक्का जल संधि, मलक्का स्ट्रेट, है ना। अब क्वेश्चन आता है स्ट्रेट क्या होती है, तो स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को क्या करती है, मिलाती है, और दो बड़ी लैंड बॉडीज को क्या करती है, अलग करती है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है, और दो बड़ी वाटर बॉडी है ना, अंडमान सागर और दूसरा जो है सागर है, इसके जल को मिला रही है। तो इस प्रकार से मलक्का पे कौन कब्जा कर लेता है 1511 में, अल्बुकर्क या पुर्तगाली 1511 में, है ना। और इससे आगे बढ़ते हुए 1515 के अंदर कब्जा कर लेते हैं ओरमुज पे, है ना। ओरमुज जो स्टेट होती है जल संधि, उसके ऊपर, है ना, जो आपकी फारस की खाड़ी के पास है, इस ओरमुज जल संधि के ऊपर कौन कर लेता है, पुर्तगीज कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी ओरमुज है इधर, है ना, ये आपकी ओरमुज है इधर है। जब आप यहाँ पर ये ईरान और इस प्रकार से फारस की खाड़ी के पास ये आपकी है, यहाँ पर ओरमुज, है ना। तो ओरमुज वाटर स्टेट के ऊपर ये यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। ये ओरमुज वाटर स्टेट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से का ओरमुज। तो इस प्रकार से ओरमुज और मलक्का, है ना, ओरमुज और मलक्का दोनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और दोनों के ऊपर कब्जा करना है हिंद महासागर के अंदर, इस प्रवेश द्वार पे भी और इस प्रवेश द्वार पे, यानी दोनों के ऊपर किसकी चौकिया, फितोरिया या वो बन जाते हैं, तो पुर्तगीज के बन जाते हैं। और पुर्तगीज का क्या हो गया, अब हिंद महासागर के अंदर मोनोपोली हो गई, हिंद महासागर के ऊपर कब्जा हो गया। और जिसने हिंद महासागर के ऊपर कब्जा कर लिया उसने भारत के ऊपर राज किया है, ठीक है ना, ये सब आप जानते ही हैं। तो हिंद महासागर के ऊपर मलक्का और मुज, इन दोनों को यानी पूरे हिंद महासागर को कब्जे में कर लिया। तो वास्तविक रूप से अब हिंद महासागर किसके कब्जे में आ गया, पुर्तगालियों के में। यानी ब्लू वाटर पॉलिसी जो है उसको अडोप्ट भले ही अल्मीडा ने की हो, लेकिन वास्तविक रूप से धरातल पे उतारने का काम किसने किया है, अल्बुकर्क ने किया है। तो इस प्रकार से पूरे हिंद महासागर में यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं। हिंद महासागर के अंदर कब्जा करते ही ये भारत के व्यापार पे भी इनका कब्जा एक प्रकार से शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अल्बुकर्क है वो क्या है, पुर्तगाली जो कंपनी है उसका क्या है, वास्तविक संस्थापक है, क्या है, रियल फाउंडर है, ठीक है। देख लिया ना आपने, 1510 गोवा, 1511 मलक्का, 1515 और मुझ जल संधि। इनकी डेट भी याद रखनी है और इनकी क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है आपको, ठीक है। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़िए। अब देखो पुर्तगाली जब इसमें इनका कब्जा हो जाता है, पूरे हिंद महासागर में कब्जा हो जाता है, तो पुर्तगाली है वो ये बदमाशियां करना शुरू कर देते हैं। हिंद महासागर में कोई भी जहाज वगैरह आता है उस जहाज को लूट लेते हैं। और दूसरा, ये जहाजों को घुसने ही नहीं देते, जहाजों को यूरोप के हिंद महासागर के अंदर घुसने ही नहीं देते। एक नई नीति लाते हैं जिसको बोलते हैं कार्टेज दी अरमेडा,
कार्टेज दी अर्मेडा। कार्टेज दी अर्मेडा क्या मतलब हुआ? कार्टेज दी अर्मेडा का देखो, हिंद महासागर पे कब्जा किसका है? पुर्तगालियों का। अब पुर्तगालियों ने कह दिया कि जो भी हिंद महासागर में घुसेगा अपना जहाज लेके, उसके जहाज को हम लूट लेंगे, उसके जहाज को हम लूट लेंगे। यानी जिस प्रकार से सड़क पे चलने के लिए आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, उसी प्रकार से हिंद महासागर में घुसने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़ेगा, है ना। आप हमारे गोवा, अगर आप हिंद महासागर में व्यापार करना चाहते हो, अपना जहाज लेके जाना चाहते हो, तो हमारे गोवा वाले क्षेत्र में जाइए, जो हमारे गोवा जो बस्ती है या गोवा जो हमारी कॉलोनी है, वहां पर हमारे हेडक्वार्टर पे जाइए, हमारे वहां पर ऑफिस में जाइए, और वहां से एक अपनी क्या ले आइए? पास ले आइए, एक पास ले आइए, जिससे ताकि आप हिंद महासागर के अंदर क्या कर सके? अपना व्यापार कर सके, हिंद महासागर में अपना जहाज ले जा सके। और इसी को क्या बोलते थे पुर्तगीज भाषा में? कार्टेज। यानी हिंद महासागर में चलने के लिए जो पुर्तगालियों से पास लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था, उसको क्या बोलते हैं? कार्टेज। ठीक है। और अगर आपने कार्टेज नहीं लिया है तो हम आपकी जहाज को भी छीन लेंगे, आपके माल को भी छीन लेंगे, लूट का माल समझ के। और अगर आपने कार्टेज ले लिया है, आपने परमिट ले लिया है, तो अब आपकी रक्षा करने के लिए हम एक सेना और सेनापति देंगे, जिसको क्या बोलते हैं? अर्मीडा। तो कार्टेज दी अर्मीडा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कार्टेज दी अर्मीडा कई बार क्वेश्चन आता है। कार्टेज दी अर्मीडा की पॉलिसी किसने स्टार्ट किया? कार्टेज अर्मीडा पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया। अच्छा, एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि हुगली को लूटपाट का अड्डा किसने बनाया? बीपीएससी में आया था, बीपीएससी में आया था कि हुगली को लूटपाट का अड्डा किसने बनाया? तो पुर्तगालियों ने बनाया था ना। बदमाशी सबसे ज्यादा यही करते थे। अगर और भी आपको याद ना हो और कहीं आ जाए लूटपाट का अड्डा के बारे में इस प्रकार से, तो आप पुर्तगालियों के साथ चले जाना। ठीक है भाई? अच्छा, ठीक है। अब देखो, पुर्तगालियों को भारत में आने के मेन दो कारण थे, है ना। मुख्यतः दो कारण थे। एक इनका ईसाई मिशनरीज को फैलाना, और दूसरा कारण था इनका, ईसाई मिशनरीज के अलावा दूसरा कारण क्या था? एक व्यापार का, और दूसरा ईसाई मिशनरीज को फैलाना। ठीक है। अच्छा, अब व्यापार का इनका कारण है वो लगभग लगभग क्या हो चुका है? जो व्यापार का इनका हेतु था वो लगभग लगभग पूरा हो चुका है। अब व्यापार का हेतु पूरा हो चुका है, तो अब दूसरा हेतु क्या है इनका? क्योंकि आप देख रहे हो व्यापार के अंदर तो भारत के अंदर भी जो कॉलोनियां है, गोवा वगैरह, कोचीन वगैरह, इस पे कब्जा है, हिंद महासागर में कब्जा है, इंडोनेशिया तक चले गए हैं। अब दूसरा कारण बच गया इनका ईसाई मिशनरीज को, यानी ईसाई धर्म को फैलाना। और वैसे भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुर्तगाली कंपनी का हेतु क्या क्या था, या पुर्तगाली कंपनी भारत के अंदर क्या क्या करने आई थी, तो ये विशुद्ध व्यापारिक या विशुद्ध धार्मिक कंपनी नहीं थी। व्यापारिक और धार्मिक दोनों प्रकार का काम था। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, दूसरी कंपनी जाएंगे, उनको देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कौन सी विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी, कौन सी विशुद्ध धार्मिक कंपनी है। ठीक है, चलिए, कार्टेज दी अर्मीडा। अच्छा, अब जैसे ही इनका व्यापारिक हित पूरा हुआ, तो अब ये अपने धार्मिक हित को साधने के लिए लग जाते हैं। अब ये देखते हैं समाज और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये भारत में देखते हैं कि भारत के अंदर एक सती नामक सिस्टम, जो सती प्रथा है, वो भारत में बड़े व्यापक स्तर पे फैले हो। आप सब सती जानते ही होंगे, है ना। किसी भी औरत का अगर पति मर जाता था, तो फिर उस औरत को समाज में रहने का अधिकार नहीं था, ना उसको दूसरा विवाह करने का अधिकार था। उसको जिंदा ही अपने पति के साथ जला दिया जाता था। इस प्रकार का सिस्टम भारत के अंदर व्याप्त था, जो कि एक कुप्रथा थी और महिलाओं की दयनीय स्थिति को तरफ लेके जाती है ये चीजें। ठीक है। अच्छा, अब क्या करता है अल्बुकर्क? क्या करता है? भारत के अंदर लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करता है कि भाई सती प्रथा गोवा वाले क्षेत्र में। अब देखो, ये बहुत बड़ी कोई पावर तो इस प्रकार से है नहीं कि इन्होंने किसी शासक के नाते कोई फरमान निकाल दे कि भाई सती प्रथा बैन वगैरह। ये केवल प्रयास कर सकते हैं, लोगों को समझा बुझा सकते हैं, यहाँ के कुछ इंटेलेक्चुअल्स लोगों को बता सकते हैं कि भाई आप इस प्रकार से सती सिस्टम गलत है और ये नहीं करना चाहिए। तो भारतीय लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे करके कि भाई सती सिस्टम बैन करना चाहिए, अच्छी चीजें नहीं है, ये मैसोगनी है, औरत का दुराचार है, अत्याचार है, अच्छी बातें नहीं है, इसकी बेचारी क्या गलती है जब इसका पति मर गया है। तो इस प्रकार की बातें ये समझाने का प्रयास करते हैं, और कुछ हद तक सफल भी हो पाते हैं। और जैसे जैसे सफल हो पाते हैं, लोग इनकी बातें मान भी रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई अगर ठीक है आपके कहने से, या आप जो कह रहे हो ये बात, औरत को नहीं जलाना चाहिए, लेकिन फिर अगर इसको जलाएंगे नहीं तो फिर समाज में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज ने आज से पहले विधवा जो है उसको देखा नहीं था, क्योंकि जैसे ही विधवा हुई उसको जला दिया जाता था। तो अब जो समाज में नया कॉन्सेप्ट आया विधवा, उसके साथ तो कोई भी व्यक्ति शादी करने को तैयार है नहीं, तो इसके साथ शादी कौन करेगा? तो पुर्तगाली जो गवर्नर है अल्बुकर्क, वो कहता है कि जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं, जो पुर्तगाली कर्मचारी अधिकारी हैं, वो क्या करेंगे? आपकी इन विधवा महिलाओं के साथ शादी करेंगे। ठीक है। तो सामाजिक और धर्म, समाज और धर्म को जोड़ते हुए अगर हम देखें, तो अल्बुकर्क जो है
वो सती प्रथा को बैन करता है ना, सती प्रथा को समाप्त करता है या बैन करता है, समाप्त करने का प्रयास करता है अपने गोवा वाले क्षेत्र में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पुर्तगाली कर्मचारी व अधिकारियों को भारतीय विधवा महिलाओं के साथ शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। अच्छा, अब अल्बुकर्क ऐसा क्यों कर रहा है, अल्बुकर्क ऐसा क्यों कर रहा है? शायद अब तक आपके मन में अल्बुकर्क को लेके बहुत भावनाएं आने लग गई होगी। तमाम भारतीय जो नारी समाज है वो अल्बुकर्क का वंदन कर रही होंगी कि अल्बुकर्क ने कितनी बड़ी जो मैसोगनी थी, कितने बड़ा जो बुरी प्रथा चली आ रही थी, उसको यहाँ पर आने का, आकर उसको समाप्त करने का कार्य किया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सामाजिक प्रथा है, बुराई है, कुप्रथा है, उसको जरूर मिटाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ से उनका मेन जो मुख्य मंतव्य था वो ईसाई मिशनरीज को फैलाना था, क्योंकि जैसे ही वो ईसाई पुरुष के साथ शादी करेंगी पुर्तगाली के साथ, वो भी ईसाई हो जाएंगी और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी क्या होंगे, ईसाई बन जाएंगे। तो इस प्रकार से पुर्तगालियों ने या अल्बुकर्क ने भारत के अंदर ईसाई मिशनरी को इस माध्यम से, इस प्रकार से ईसाई मिशनरीज को फैलाने का, ईसाई धर्म को फैलाने का प्रयास किया। तो उनका मुख्य, भले ही सती प्रथा को बैन कर रहे हैं, पुर्तगाली कर्मचारी व अधिकारियों को भारतीय विधवाओं के साथ शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, एक पक्ष अच्छा भी है, लेकिन उनका मुख्य पक्ष जो है वो भारत में किसी प्रकार का भी सामाजिक या धर्म सुधार नहीं है। उसका मुख्य पक्ष जो है ईसाई मिशनरीज को फैलाना है किसी भी तरीके से। चलो एनीवे, जो भी है, भले ईसाई मिशनरी, लेकिन उससे तो अच्छा है किसी की जान जा रही है, किसी महिलाओं को उसकी जान बच रही है, उसकी शादी हो रही है, वो किसी के ऊपर डिपेंड हो रही है ना, उसको भरण पोषण करने वाला कोई मिल रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब भी अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिखें तो इस प्रकार से आप समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, धर्म के साथ, इकोनॉमिक पॉलिटी के साथ जोड़ते हुए आप अपने आंसर को बैलेंस कर सकते हैं। और इससे आगे है ना, इसका कार्यकाल 1515 तक ही था। अल्बुकर्क से आगे हम एक गवर्नर जनरल नीनो डी कुना को एक बार देखेंगे, और उसके बाद अकबर और पुर्तगालियों के बीच में कुछ जो रहा है, या जो ईसाई संत भारत में आए उनको कुछ देखेंगे, और पुर्तगाली भारत के अंदर क्या क्या लेकर गए, कौन कौन सी फसल भारत में छोड़ के गए, किन किन चीजों को पुर्तगालियों के भारत में आने से भारत वालों को पता चला, वो हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए लाभकारी रहेगी, उपयोगी रहेगी, और आपकी छोटे छोटे बेसिक्स उनको क्लियर करने का हमने इस क्लास में प्रयास किया है, और निश्चित रूप से आप लाभान्वित रहे होंगे। और आप सबका बहुत धन्यवाद। और अगर आप इनसे लाभान्वित हो रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है उसको सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक इस प्रकार से देकर आप हमारा डिजिटल मनोबल बढ़ा सकते हैं, ताकि इस प्रकार से हम आपके लिए और कक्षाएं ला सकते हैं। और आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप सिलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं तो आर्यन इंस्टीट्यूट की मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज और कोर्स को लेना न भूलें। आर्यन इंस्टीट्यूट आपके साथ सदैव आपकी यात्रा में सहयोगी रहेगा। जब तक आप लेक्चरर ना बन जाए तब तक आर्यन इंस्टीट्यूट आपकी इस यात्रा में पूरी तरह सहयोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।